हेलो नमस्कार साथियों। भावना एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सीरीज में काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग बिहार की नदियाँ और इससे संबंधित परियोजनाएं और संबंधित क्षेत्र में कौन कौन से जिले इसको कवर करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आगे हम देख लेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं भी चल रही है, किस प्रकार की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जा रही है, इससे संबंधित चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है, और ये नदियाँ हिमालय है, सादा नीरा है, या दक्षिण भारत से जो नदियाँ आ रही है वो बरसाती नदी है, या जो हिमालय से आ रही है वो कब कब कितना पानी लेकर के आती है, कैसे बाढ़ बाढ़ को प्रभावित क्षेत्र बनाती है, इससे संबंधित हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले जो मुख्य नदी है बिहार की वो गंगा है, जो बिहार को लगभग बीचों बीच दो भागों में बांटती है, जिसे उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के रूप में हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि गंगा नदी में हिमालय से आने वाली जो उसके पश्चिम से पूर्व की तरफ जो नदियों का क्रम है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे सबसे पहले हम लोग गंगा का देख लेते हैं। तो गंगा जो बिहार को दो पार्टों में बांट रही है, इसकी लंबाई भी देख लेंगे। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है टोटल, उद्गम स्थान से लेकर के बंगाल की खाड़ी में जहां इसकी मुहाना है वहां तक की इसकी लंबाई हो जाती है। अब इसमें देख लेते हैं बिहार में कि गंगा गंगा में जो उत्तर से यानी हिमालय से जो जो नदियाँ आ रही है क्रम से, इसको पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ देख लेते हैं। इसमें सबसे पहल का नदी हो जाता है घाघरा, और घाघरा से क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन ऐसी नदी है कि उत्तर बिहार से गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे पहले पश्चिमी साइड से बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। तो ये हो जाएगी हम घाघरा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घाघरा नदी का और क्या क्या नाम है। तो यही नदी है जो सरयू के नाम से भी जाना जाती है। ये तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और जो अवध क्षेत्र वाले जो एरिया है सब इसी सरयू नदी के किनारे भी है। दूसरा नदी जो है वो गंडक हो जाता है। गंडक एक नेपाल से निकलने वाली नदी है जो पश्चिमी चंपारण में इन करती है और यहाँ आकर के पटना के पास पहलेजा घाट के पास गंगा में मिल जाती है। अब इससे संबंधित कौन कौन परियोजनाएं हैं, इसमें कौन कौन से नहर है, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरी नदी हो जाती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में यह है कि एक ऐसी नदी है कि जो बिहार में ही उत्पन्न होती है और बिहार में ही किसी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो वो नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और कहाँ से ये उद्गम होती है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वहां से ही निकलती है। नेक्स्ट नदी जो है हमारी बागमती है, कमला है, कोसी है। तो ध्यान में देना ये कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है कोसी को? इसलिए कहा जाता है कि कोसी जो नदी है वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये कभी यहाँ से ही इसकी मार्ग है तो कभी यहाँ से इसकी मार्ग हो जाती है, जिसके कारण बार बार इस क्षेत्रों में बाढ़ आते रहता है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोसी नदी में कौन ऐसी नदियां हैं जो आकर के मिल रही है? तो ये हो जाएगी आपकी बागमती, कमला। नेक्स्ट नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है बिहार में या गंगा में भी कहे तो सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समाहित होने वाली, बिहार में सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन हो जाएगी? तो वो महानंदा नदी हो जाएगी। और ये बिहार का अंतिम नदी भी हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति आगे हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से होती है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि बिहार में जो गंगा के दक्षिणी किनारे से जो नदियाँ आती है वो कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे प्रमुख नदी सोन हो जाता है। सोन के बाद फल्गु, पुनपुन, किऊल, अजय। अब ये कौन कौन सी नदी किस में आकर के मिल रही है आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसमें देख लेते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्रम से देखेंगे, ताकि क्वेश्चन ये भी आ जाए सजाने के लिए कि निम्नलिखित में से गंगा की दाहिने किनारे से या बाएं किनारे से
संगम करने वाली नदियां कौन कौन सी है, उनकी क्रम बताए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले हो जाएगी गंगा नदी के बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड में है। वहां से ये 2-3 नदियां से, उसमें अब नदी वाले पार्ट जब भारत की पढ़ेंगे वहां उसकी चर्चा कर लेंगे। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसका मुहाना स्थान बंगाल की खाड़ी में है और इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ये तो टोटल उत्तराखंड से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक की है, बिहार में गंगा की कितनी लंबाई है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार, अब क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करते हुए प्रवाहित होती है, तो वो कितने संख्या हो जाएगा, जिलों की संख्या 12। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है गंगा नदी, तो बक्सर में चौसा स्थान है, वहीं पर ये प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी दूसरी नदी हो जाती है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थान नाम्या नेपाल में है, संगम स्थान छापरा के निकट गंगा नदी में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का कारण बनती है। दूसरा नाम इसका सरयुग नदी है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। जो उसके बाद की नदी आ जाती है वो गंडक है, सॉरी ये बूढ़ी गंडक, गंडक नदी आ जाती है। गंडक नदी का भी उद्गम स्थान नेपाल है, क्योंकि नेपाल से अधिकतर जो नदियां आती है वो सादा नीरा होती है, इसलिए इसका एक नाम सादा नीरा भी है। और इसमें संगम स्थान कहाँ हो जा रहा है, यह सोन के पास, जो संगम स्थान सोन, यह पहलेजा हो जाएगा, पहलेजा घाट के पास गंगा में आकर के मिल जा रही है। इस नदी का नाम एक और, दो अन्य नाम और भी है, शालिग्राम, नारायणी। अब शालिग्राम क्यों, कि जब ये नेपाल से निकलती है तो वहां पे कुछ ऐसे पत्थर, बहुत प्राचीन पत्थर हैं, जो पानी के बहाव से लगातार उनमें फ्रिक्शन होने के कारण उसमें घिसाव हो गया है और एक दूसरे आकृति के हो गए हैं, या वो बहुत पुराने अवशिष्ट अब चट्टान हो गए हैं, इसलिए उनका नाम शालिग्राम है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में शालिग्राम पत्थर किस लिए चर्चा में था, तो याद रखना है कि जो अभी राम मंदिर जो अयोध्या में उद्घाटन हुआ है उसमें प्रभु श्री राम का जो मूर्ति बनी है, इसी शालिग्राम पत्थर से, यहीं के नदी के पत्थर को ले जा करके वहां उसको मूर्ति गढ़ा गया है। वाल्मीकि नगर बैराज के कारण यह पश्चिमी चंपारण में बाढ़ नहीं लाती है, लेकिन ये आगे चल करके जब ये मिलती है गंगा में, उससे पहले कुछ जिले पड़ जाते हैं, जैसे सिवान और भागलपुर, सॉरी गोपालगंज के क्षेत्र में कुछ एरिया इसका बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। बिहार में ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के आसपास ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट नदी उसके बाद हो जाती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान चौतरवा सोमेश्वर पहाड़ी है और यह इसका संगम स्थान हो जाता है खगड़िया जिला, गंगा नदी में आकर के ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर हो जाती है और ये बिहार में भी उद्गम बिहार में ही होती है और इसका समापन विलय बिहार में ही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उसी क्रम में कोसी नदी, क्योंकि आगे हम लोग ईद में पढ़ लिए कमला बलान जो नदी है ये कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है गोसाईनाथ नामक स्थान नेपाल में ही है। संगम स्थान कुरुसेला गंगा नदी में हो जाता है और बिहार का शोक नदी भी है। ये बिहार में प्रवेश ये सीतामढ़ी नहीं होगा, यह सुपौल में हो जाएगा। सुपौल में भीमनगर एक नगर है, वहां ये एंट्री करती है। उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी उत्तरी बिहार की, यहाँ एक डाटा देख लेंगे इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दक्षिण बिहार में, सॉरी एक और नदी जो लास्ट में बचती है, गंगा के जो अंतिम सबसे लंबी नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए, तो वो हो जाता है महानंदा नदी। उद्गम स्थान इसकी कुर्सेओंग दार्जिलिंग क्षेत्र, सिक्किम का जो दार्जिलिंग क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम बंगाल का जो एरिया पड़ता है सिक्किम के आसपास, उस क्षेत्र में इसका उद्गम स्थान है। संगम स्थान बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया है, यहाँ पर बांग्लादेश में होगा।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महानंदा नदी क्या बिहार में तो प्रवेश करती है, क्या वो बिहार के गंगा नदी में भी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा कि नहीं। उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, यह गंगा में बाएं से मिलने वाली अंतिम नदी है। बिहार में प्रवेश किशनगंज में, इसका प्रवेश भी पूछ सकता है कि किस जिला में महानंदा नदी का प्रवेश है, तो वो हो जाएगा किशनगंज। उसके बाद हम लोग चलते हैं दक्षिण बिहार से। जो दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो नदियां है उसमें सबसे दक्षिण बिहार का भी सबसे प्रमुख नदी कौन है? सोन नदी है। सोन नदी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और इसका जो संगम स्थान है पटना मनेर गांव के पास है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक 760 किलोमीटर है। और बिहार में यह किस जिला में प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे रोहतास जिला में यह प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग फल्गु को देख लेते हैं। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थान है झारखंड का छोटा नागपुर पठार। अब ये जिला पूछ दे कि झारखंड के किस जिला से निकलती है, तो ये पलामू जिला हो जाएगा। इसका संगम स्थान पुनपुन नदी में है। इसकी मुख्य धारा निरंजना नदी है जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी हो जाएगा पुनपुन। इसका उद्गम स्थान हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला, तथा संगम स्थान पटना के फतुहा में। नेक्स्ट नदी हम लोग देख लेते हैं किऊल नदी। किऊल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है। यह इसका संगम स्थान सूरजगढ़ लखीसराय गंगा नदी में हो जाता है। और बिहार में पूछेगा कि ये जो किऊल नदी है किस जिला में प्रवेश संगम होती है तथा किस जिला से प्रवेश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई, और जहां इसका संगम हो जाएगा लखीसराय। अब देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन ऐसे गर्म कुंड है, और उससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछता है कि कौन गर्म कुंड किस स्थान पर किस जिला में है। तो देख सकते हैं गर्म जल स्रोत कहाँ कहाँ है। अब राजगीर में कौन कौन से है, मुंगेर में कौन कौन से है, गया में कौन कौन से है, इसको हम लोग देखते हैं। राजगीर में हो जाएगा ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, नाना कुंड, गोमुख कुंड या मखदुम कुंड बोलते हैं। मुंगेर में हो जाएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ओके, तो राजगीर में यहाँ पर कुंड का अगर पूछ ले टेम्परेचर कितना रहता है, तो देख लीजिए टेम्परेचर कितना, बहुत ज़्यादा 70 डिग्री टेम्परेचर से अधिक ही रहता है। मुंगेर में यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर 58 डिग्री से अधिक ही रहता है। इससे इतर कुछ और कुंड है जिसको मैंने समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाए, इसके लिए मैंने आगे नोट किया हुआ है। जैसे राजगीर में सप्तधारा या स्वतधारा कुंड के नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रह्म कुंड। यह जो ब्रह्म कुंड है यह सर्वाधिक बिहार का सर्वाधिक गर्म कुंड है, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि इसकी टेम्परेचर साल भर कितनी रहती है, 70 डिग्री से अधिक रहती है। नेक्स्ट कुंड हो जाएगा सूर्य कुंड, उसके बाद मखदुम कुंड, नाना कुंड और गोमू कुंड। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बिहार के कौन ऐसे जिला हैं जिसमें कुंडों की संख्या सबसे अधिक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि वो जिला कौन सी है। मुंगेर में देख लेते हैं सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, जन कुंड, भीम कुंड, पंचतर कुंड, भरारी कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड। याद रखेंगे सबसे अधिक कुंडों की जो संख्या हो जाएगी वो मुंगेर में हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो अग्नि कुंड है वो कहाँ है, तो याद रखेंगे केवल एकमात्र एक ही कुंड है, वो अग्नि कुंड जो कि गया में है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या गया का जो अग्नि कुंड है सबसे गर्म कुंड है, क्योंकि अग्नि कुंड नाम है तो तुरंत दिमाग में अटैक करेगा कि सबसे गर्म वही होगा, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। सबसे गर्म कुंड होगा कौन? राजगीर का ब्रह्म कुंड। और इन नदियों से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार का शोक नदी तो बोलते हैं कोसी को, उससे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे वो कहाँ से, सुपौल से आपको प्रवेश करती है और इधर आकर के गंगा में मिल जाती है। तो अधिकतर जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं ये एरिया हैं। अब इसमें जिला हो सकता है कौन कौन, तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत में जो टोटल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और
68.80 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता, उसमें भी बिहार का कितना प्रतिशत भाग है, जो 16.5% भाग हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। अब देख लेते हैं, बिहार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग प्रभावित रहता है बाढ़ से। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियों बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, क्योंकि ये अधिकतर जो नदियां हैं हिमालय से आ रही है। एक तो सादा नहीं रहा है, सालों भर पानी हो रहा है, उसके बाद जब मानसून स्टार्ट होता है तो मानसून से अत्यधिक पानी भर जाता है, और कुछ इन नदियों में अतिक्रमण के कारण या उसमें मालवा भर जाने के कारण इसकी जो प्रवाही क्षमता है वो पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए बाढ़ हमेशा आते रहता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और पूछेगा क्वेश्चन ये भी कि बिहार में पटना क्षेत्र में सब लास्ट जो कौन ऐसा बाढ़ था जो सबसे खतरनाक था, तो ये 1975 में था। उसी के बाद वहां पर तटबंध बना दिया गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इन नदी घाटी परियोजना का अब बहुत महत्वपूर्ण कार्य आने वाला है समय में। सबसे पहले पूछेगा कि सब बिहार के सबसे पहल का नदी घाटी परियोजना कौन है, तो वो सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोन नदी घाटी परियोजना के कितने भाग बनाए गए हैं, कौन भाग किस जिला में को प्रभावित करता है। तो सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है, जो कि 1874 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसे पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गंडक परियोजना, ये 1954 ईस्वी में होगा। यही गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाला गया है, और इस त्रिवेणी नहर को भी आगे बांट करके दो भागों में बांटा जाता है। एक चला जाता है उत्तर प्रदेश की तरफ, और एक पश्चिमी चंपारण गोपालगंज वाले क्षेत्र में उससे सिंचित होता है। नेक्स्ट आता है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना को भी दो भागों में बांटा, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। कोसी, पश्चिमी कोसी तथा पूर्वी कोसी और नहर राजपुर में बांटा गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं है जो भारत की सबसे बड़ी है, तथा दूसरा वो कौन है। तो पहला जो हो जाएगा वो केन बेतवा हो जाएगा, तथा दूसरा यही हो जाएगा कोसी मेची परियोजना, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना। अब सोन घाटी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से एरिया इससे प्रभावित है। सोन नदी को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर में याद रखेंगे जिला कौन, वो इन भी सोन नदी किस में करती है, रोहतास में करती है। तो पश्चिमी वाले प्रभावी जिले कौन होंगे, या जो सोन नहर से पश्चिमी के क्षेत्र में है जो उनको सिंचित किया जाता है, वो जिलों कौन कौन से हो जाएंगे, रोहतास, भोजपुर और बक्सर। ये 3 जिले हैं जो पश्चिमी सोन नहर से सिंचित होते हैं। दूसरा हो जाएगा पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल, गया तथा जहानाबाद। वैसा ही कोसी नदी घाटी परियोजना से इसमें 3 नहरें निकाली गई है। अब 3 नहरें, एक हो जाएगा पश्चिमी कोसी तथा दूसरा पूर्वी कोसी, और एक तीसरा हो जाएगा राजपुर नहर। गंडक परियोजना, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि कौन ऐसी बिहार की कौन ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो बिहार तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें एक गंडक आ जाएगा, और एक वो आपको कोसी परियोजना भी हो जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल को लाभ पहुंचती है। पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर, इसमें 2 भागों में बांटा गया है, और वहां पर एक भैंसा लोटन बैराज है जो 1954 में वो भी बन करके तैयार हुआ है। भैंसा लोटन बैराज के कारण ही ये जो त्रिवेणी वाली नहर है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब देख लेते हैं उत्तरी कोयल नदी परियोजना। उत्तरी कोयल किस क्षेत्र में है, ये याद रखेंगे, ये दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र में है। यह एक अंतर्राज्यीय यहाँ परियोजना हो जाएगा, परियोजना है जो बिहार और झारखंड के संयुक्त परियोजना है। कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। यह पलामू जिले में स्थित मंडल डैम का, ये क्वेश्चन करंट का भी हो सकता है कि 2019 में किसने पलामू में मंडल डैम का उद्घाटन किया, तो वो कौन हो जाएंगे, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये देख लिए कोसी का जो बांटा गया था 3 क्षेत्रों में,
उसका प्रभावित क्षेत्र क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से कौन क्षेत्र प्रभावित होता है। जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें हनुमान नगर के पूर्वी भाग में जो प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, और जो दूसरा पश्चिमी कोसी है इसमें हनुमान नगर के पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ हनुमान नगर के पूर्व क्षेत्र में, ये दोनों संयुक्त परियोजना हो जाती है। उसके बाद बिहार की मिट्टी देख लेते हैं किस क्षेत्र में है, और इन मिट्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है 67 में पूछ दिया था कि पीडमोंट जो दलदली वाले मिट्टी है वो किस क्षेत्र में हैगा, जिला का नाम पूछा था तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ये है पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी। तराई क्षेत्र की मिट्टी ये है जो एक बेल्ट के रूप में होती है हिमालय से तराई वाले क्षेत्र में। दूसरी हो जाएगी ये पुरानी जलोढ़क मिट्टी, पुरानी जलोढ़क मिट्टी के एरिया ये सब है। नवीनतम जलोढ़क मिट्टी ये हो जाएगा कोसी वाले क्षेत्र में। ये टाल मिट्टी हो जाएगा। 7 से 8, 9, 10 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी होती है गंगा नदी के किनारे किनारे, उसको टाल भूमि बोलते हैं। और इस टाल में कौन से फसल लगते हैं उसको भी आगे चेक करेंगे। और इसमें सबसे दलहन वाले की जो कृषि है सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद हो जाता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो विंध्यन क्षेत्र का है, जो कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। और इसके जस्ट बाद हो जाती है पुरानी जलोढ़क मिट्टी, और फिर इस क्षेत्र में भी हो जाता है लाल पीली मिट्टी। याद रखना है यहाँ लाल बलुई मिट्टी हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में होती है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर बांका जमुई वाले क्षेत्र में जो है वो आपको लाल पीली मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है। जो पर्वतीय मिट्टी है सोमेश्वर के दक्षिण वाले क्षेत्र में है। लाल पीली मिट्टी है जमुई मुंगेर बांका में हो जाती है। और लाल बलुई मिट्टी कैमूर रोहतास में हो जाती है। टाल गंगा के दक्षिण किनारे में जो 7 से 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पट्टी की टाइप के, उसमें टाल हो जाता है। करेल केवाल ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही है, या इसको कागारी कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ है, गया पटना नालंदा में हो जाता है। खादर ये नवीन जलोढ़क मिट्टी है, खादर का मैदान हो जाता है। ये उत्तर बिहार का सबसे अधिकतर भाग जो पूछेगा वो खादर के मैदान पर ही है। तराई पश्चिमी चंपारण किशनगंज में, और बांगर मुजफ्फरपुर दरभंगा वाले क्षेत्र में। मिट्टी से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं उसको एक बार देखते हैं। बिहार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियां है। वो कौन कौन सी है, एक है अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी वो है जो पहाड़ों के अपक्षय अपरदन से टूटने फूटने सड़ने गलने से उसका निर्माण हुआ है। दूसरा हो जाता है जलोढ़क मिट्टी। जलोढ़क मिट्टी उसके जस्ट विपरीत होता है। यह नदियों के द्वारा उसका अपरदन किया जाता है, उससे जलोढ़क मिट्टी बनती है। भौतिक रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टी निम्न प्रकार की होती है, उसको देख लेते हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ। अब तराई क्षेत्र की मिट्टी कहाँ मिलेगी, जो हिमालय के तराई वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज वाले क्षेत्र में। यह बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। यह 5 से 7 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी के रूप में विद्यमान है। इसका रंग भूरा एवं पीला होता है। इसमें कंकड़ रेत की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण ये कृषि के लिए उतना उपजाऊ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग बांगर मिट्टी या बलसूरी मिट्टी देख लेते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण में पूर्णिया सहरसा जिले वाले क्षेत्र में, मेनली कोसी वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में हो जाता है बांगर मिट्टी। इसकी प्राकृतिक क्षारीय, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह मिट्टी क्षारीय होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका रंग हरा भूरा रंग हल्का भूरा रंग होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस मिट्टी का रंग हल्का भूरा रंग होता है, तो वो हो जाएगा बांगर या भाबर मिट्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं खादर। जो सबसे उपजाऊ कोई मिट्टी है नवीन जलोढ़क मिट्टी, वो खादर मिट्टी हो जाती है। यह नवीन जलोढ़क मिट्टी होती है। इसका विस्तार बांगर या भाबर के दक्षिण क्षेत्र में है। इसकी प्रकृति गैर क्षारीय है तथा यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र में इसका फैलाव है। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। उसके बाद आ जाते हैं बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी वही जो कैमूर वाले क्षेत्र हैं बिहार के, रोहतास और कैमूर में विंध्यन क्षेत्र वाले। कैमूर राजमहल से 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है। यह इसकी उर्वरक क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसमें पत्थर के कंकड़ मिले रहते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग करेल या
केवाल मिट्टी, जो वहीं कगारी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग रोहतास से भागलपुर तक है। करेल मिट्टी में क्षारीय गुण होता है, कि इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसी मिट्टी है जो क्षारीय है, कौन ऐसी मिट्टी है जो अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ हम लोगों ने बलथर मिट्टी की भी देख लिया कि यह अम्लीय प्रकृति की होती है, और करेल या कगारी जो मिट्टी है किसकी कैसी है इसकी प्रकृति, तो यह क्षारीय होती है। केवाल मिट्टी में अम्लीय गुण भी होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा। लाल या टाल मिट्टी, ताल या टाल मिट्टी, जो वहीं गंगा नदी के दक्षिणी पट्टी में 7 से 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होता है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, यह मोटे कण वाली मिट्टी होती है। यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण यह खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं होती है। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं और रबी फसल में कौन कौन होते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। यह अति उर्वरक मिट्टियों में से एक है। अब देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी है जनजाति। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि कौन जनजाति किस क्षेत्र में है, इनकी प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत और जनजाति स्पेशल एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को आएगा, उसमें हम लोग क्लियर पूरा कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना हम लोग देखते हैं जनजाति और जिला क्षेत्र कौन कौन है। उरांव किस जिला में है, गोराइत कौन है, खैरवार, चेरा, संथाल, कोरवा, कोरा और यह मुंडा होगा। ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है। क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो मुंडा संथाल कौन किस क्षेत्र में है, ये पूछा हुआ है। 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि संथाल जाति किस किस क्षेत्र में है, जिला का नाम दे दिया हुआ था कि इस जिला में यह क्षेत्र है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मुंडा नाम सुनते ही याद आता है कि यह कैमूर वाले क्षेत्रों में होंगे या बांका वाले क्षेत्र में होंगे। ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, डाल देगा कैमूर, बांका, रोहतास। तो ये अब ध्यान से देखेंगे कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में है। उरांव जो जनजाति है रोहतास, बक्सर, भभुआ में। गोराइत जो है भोजपुर में है, जिसे आरा भी बोलते हैं। खैरवार रोहतास में, चेरा रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में, और संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा क्षेत्र में। संथाल आंदोलन भी पढ़े थे, वहीं है संथाल परगना जो झारखंड का, वो आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। कोरवा क्षेत्र रोहतास, भोजपुर एवं पूर्णिया। कोरा जो जनजाति है मुंगेर, जमुई और कटिहार क्षेत्र में इनकी विस्तार है। और ये जनजाति कौन कौन से है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उरांव जनजाति के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि बिहार में जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। और उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे पहले कौन ऐसी जनजाति थी कि उसमें भाग लिया था, तो वहां हो जाएगा उरांव जनजाति। यह एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियल जनजाति और दक्षिण से संबंधित जनजाति है, द्रविड़ संबंधित। यह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, भभुआ और पश्चिमी चंपारण में इनकी विस्तृत है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे अधिक जनजातियों की प्रतिशत किस जिला में है। क्रम से भी पूछ देता है कि जिला क्रम और बताएं, तो सबसे ज्यादा किस जिला में हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। यह बोंगावाद हिंदुत्व एवं ईसाई धर्म से प्रभावित होते हैं। बोंगावाद यानी जब बोंगावाद मतलब एक ईश्वरवाद के मानने वाले जब मुंडा थे, बिरसा मुंडा, उन्होंने चलाया था, तो यही बोंगावाद। उसके बाद नेक्स्ट जनजाति देख लेते हैं कोरा। यह बिहार के मुंगेर, जमुई तथा कटिहार वाले क्षेत्र में कौन जनजाति पाए जाते हैं, तो कोरा जनजाति पाए जाते हैं। मुख्यतः इनका दक्षिण बिहार में यह सबसे अधिक पूछेगा, तो ये कौन, तो ये झारखंड में भी, दक्षिण बिहार के झारखंड में भी पाए जाते हैं। इनकी अधिक जनसंख्या झारखंड में है। मुंडारी सदानी इनकी प्रमुख भाषा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कोरा जनजाति है उसकी भाषा क्या है, तो कौन सी है वो, मुंडारी और सदानी। ये कौन से काम करते हैं सबसे ज्यादा, तो ये कृषि, वन उत्पाद एवं मजदूर इनकी प्रमुख आजीविका का साधन है। उसके बाद खैरवार के बारे में देख लेते हैं। यह बिहार के रोहतास में पाई जाती है जनजाति। यह जनजाति खैरवार की घास की पूजा किया करते हैं। इनकी भाषा मुंदरी है। कृषि एवं पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका का साधन है। नेक्स्ट जनजाति कोरवा, यह रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया में पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियल से संबंधित है। इनकी जनसंख्या निरंतर कमी लगातार इनकी जनसंख्या में कमी हो रही है।
उसके बाद गोराइत जनजाति, चेरो, मुंडा और संथाल के बारे में देख लेते हैं। गोराइत जो है बिहार के भोजपुर के साथ साथ झारखंड में भी इनकी संख्या बहुलता में पाई जाती है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेल समूह के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संथाल। यह पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि क्षेत्रों में इनकी प्रेजेंट है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेल परिवार से ही का ही हिस्सा है। ये जनजाति, इसी जनजाति के कारण एक बार जब इन्होंने आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने एक अलग से संथाल परगना भी बनाया था। ये मुंडा की भाषा जो ऑस्ट्रेशियाटिक से भी संबंधित है। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया। ध्यान रखना है कि झारखंड से या जनजातीय भाषा से कौन ऐसी भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में डाला गया है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन भाषा डाला गया है, वो संथाली भाषा को डाला गया है। सिंह बोगा इनके देवता हैं। सिंह बोगा, सिंह मतलब एक और बोगा माने ईश्वर, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। अब देख लेते हैं चेरा जनजाति। इनकी जनसंख्या रोहतास, भोजपुर, मुंगेर में पाई जाती है। ये स्वयं को क्षत्रिय एवं चौहान वंश से संबंधित अपने को मानते हैं, चंद्रवंशी। क्वेश्चन ये भी पूछ लगता है कि कौन ऐसी जनजाति है जो अपने आप को चौहान वंश से संबंधित मानती है, तो कौन सा हो जाएगा, चेरा वंश, चेरा जनजाति। नेक्स्ट हम लोग मुंडा देख लेते हैं। यह रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेल परिवार से संबंधित है। ये मुंदर और सदानी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कुंटी, कुंटी हो जाएगा यहाँ पे। कटी प्रथा इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। खूंटकटी स्थानांतरण कृषि संबंधित है। जैसे झूम कृषि है वैसा ही इनकी कौन सी है, खूंटकटी स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। ये भी किसको अपना देवता मानते हैं, तो सिंह बोगा को सर्वोच्च देवता मानते हैं। ओके साथियों, तो आज हम लोगों ने बिहार से विशेष से संबंधित कुछ सूचनाएं एकत्रित किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पार्ट बाई पार्ट आएगा। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।